हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनिकेत में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेंस, जिसे हिंदी में काल या समय बोला जाता है। आज हम टेंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। टेंस कहते किसे हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं और जो उनके प्रकार होते हैं उनके भी कितने प्रकार होते हैं, और इसके साथ साथ आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल्स को यानी नियम को समझने वाले हैं। आज हम टेंस को बहुत ही बेसिक से देखेंगे। अगर आपको टेंस में कुछ नहीं आता है, थोड़ा भी नहीं आता है, तो आज आपको टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ये वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। आपको आज एक एक नियम याद हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं कि वह अपने पिताजी से मिलने जाता है, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, क्या तुम उसे मारना चाहते हो, राम रोज कितना दूध पीता है। ये नियम आपको किताब में नहीं मिलेगा, कितना कितनी वाला। जैसे कि तुम कौन सी किताब चाहते हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए क्या करते हैं। आज हम एक एक नियम को बहुत ही बेसिक से देखेंगे और आज आपको वीडियो देखते ही टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक एक नियम बिल्कुल याद हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। अभी तो हम टेंस देख रहे हैं, फिर हम इनके पार्ट देखेंगे। तो टेंस को हिंदी में काल या समय बोलते हैं। तो टेंस हमें यह बताता है कि कोई भी क्रिया किस समय हो रही है या कोई भी एक्शन किस समय हो रहा है। जैसे अगर हम कहें कि राम स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्रिया प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल में हो रही है। और अगर यही बोला जाए कि राम स्कूल गया था, तो यह क्रिया पास्ट टेंस में हुई है। ये कौन बताएगा, ये टेंस बताता है। और अगर बोला जाए कि राम कल स्कूल जाएगा, तो इससे क्या समझ में आया कि ये क्रिया अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होगी, भविष्य काल में होगी। तो टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी क्रिया या कोई भी काम किस समय हो रहा है, उसका टाइम क्या है। इसीलिए टेंस को हिंदी में काल या समय बोलते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आप सोचेंगे, अगर हम दिमाग लगाएं तो पास्ट टेंस पहले आना चाहिए, फिर प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, फिर फ्यूचर टेंस आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो पास्ट और फ्यूचर का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आज जो हमारा प्रेजेंट है, यही कल हमारे लिए पास्ट बन जाएगा। जो पास्ट है वो कभी ना कभी प्रेजेंट तो था ही, और अगर प्रेजेंट है तभी तो हम फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा। तो इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंट होता है। आप ये अच्छे से समझ लीजिए। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। जो समय चल रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, वह सो रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, वह स्कूल जाता है, ये सभी प्रेजेंट टेंस में आएंगे। और जो समय बीत चुका है वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, अर्थात भूतकाल के अंतर्गत। जैसे राम विद्यालय गया था, मैं वहाँ गया था, मैंने यह काम किया था। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो समय आने वाला है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, ये सभी आते हैं भविष्यकाल अर्थात फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। आइए इन्हें पहचानने की हम ट्रिक देख लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में आपको है, हैं, हूँ, हो, ये सभी शब्द अगर आपको किसी वाक्य के अंत में मिल जाते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस का होगा। और अगर किसी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आ जाए तो वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। आप सोचेंगे कि आ, ई, ए कैसे आएगा। जैसे मैं दिल्ली गया, अब ये पास्ट टेंस में जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे वह यहाँ आई, हम विद्यालय गए, तो ये भी पास्ट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। और अब था, थी, थे तो जानते ही हैं। और जिन वाक्यों के अंत में आपको गा, गी, गे मिले, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, वह घर बनाएगी, वे यहाँ खेलेंगे, ये सभी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम प्रेजेंट टेंस के पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। राम जाता है, वे स्कूल जाते हैं, तुम अच्छे लड़के हो,
मैं रोज पढ़ता हूँ, ये सभी प्रेजेंट टेंस हैं क्योंकि इनके लास्ट में देखेंगे तो है, हैं, हो, हूँ ये शब्द आ रहे हैं। और पास्ट टेंस के हम एग्जांपल देखें तो वह पढ़ता था, सुमन खाना बनाती थी, वे यहाँ आते थे, रावण एक राक्षस था। ये सभी भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो ये सभी कौन से काल के अंतर्गत आएंगे? भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर हम भविष्य काल देखें तो मैं दिल्ली जाऊंगा, रीता आज खाना बनाएगी, वे आज आएंगे, मैं आज क्रिकेट खेलूंगा। तो ये सभी क्रियाएं अभी हुई नहीं हैं, ये सभी क्रियाएं भविष्य काल की फ्यूचर टेंस की बात कर रही हैं। तो ये सभी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो हमने अभी तक देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये जो 3 प्रकार के होते हैं, इन सब के 4-4 प्रकार फिर से होते हैं और सेम होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर इन्हीं के पहले हम जिसको लगा देंगे वो बन जाएगा। जैसे अगर हम इसके पहले प्रेजेंट लगा देते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी के पहले अगर हम पास्ट लगा देते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसी प्रकार अगर हम फ्यूचर लगा देंगे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो इन सब के 4-4 प्रकार होते हैं और सेम होते हैं। तो अब आपको 12 टेंस के नाम याद हो गए होंगे। आप ये 4 याद रखिए बस। अगर शुरू में इसको लगा देंगे तो 4 बन जाएगा, इसे लगा देंगे तो 4 बन जाएगा, और अगर हम इसे लगा तो फिर 4 बन जाएगा। तो कितने प्रकार होते हैं? सबके 4 प्रकार फिर से होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए अब हम पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। इसे अनिश्चित वर्तमान काल क्यों कहा जाता है? तो पहले हम इसकी पहचान देखें तो अभी खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसे अनिश्चित वर्तमान काल क्यों कहा जाता है। तो इसकी पहचान पहले हम देखते हैं। जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। आप अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान गलत पढ़ रहे हैं। आप पढ़ते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ये गलत है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है कि जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? अगर अभी हम एक सेंटेंस बोले कि कुत्ता वफादार होता है तो इसके लास्ट में हमको ता है देखने को मिला, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई क्रिया ही नहीं है तो टेंस के अंतर्गत आ ही नहीं सकता। उसी प्रकार अगर बोले कि बच्चे शरारती होते हैं, ते हैं शब्द आया, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा? ये नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तब होगा जब मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू ये शब्द आए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वह खाना बनाती है। अब खाना बनाती है, बनाना के लास्ट में ती हमको देखने को मिला। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलना के लास्ट में हमें ता देखने को मिला, खेलता हूँ। तो मुख्य क्रिया का होना जरूरी है। अब आप ये समझिए कि इसे अनिश्चित वर्तमान काल क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वह स्कूल जाता है, अब इस वाक्य से ये नहीं पता चल रहा है कि वह स्कूल कब जाता है, सिर्फ ये पता चला कि वह जाता है, अर्थात पहले भी जाता होगा, अब भी जाता है। तो इससे हमें टाइमिंग का क्लियर पता नहीं चलता, इसीलिए इसे हम कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। तो इसमें पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो हम देखते हैं रूल नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता। अगर कोई नाम हो तो उसे भी हम एक वचनकर्ता ही मानेंगे, जैसे राम, श्याम ये सब के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम फार्मूला देखते हैं, जब हिंदी में कोई वाक्य दिया होगा तो अंग्रेजी में जब उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें हम मेन वर्ब ढूंढेंगे, और अगर एक वचन है करता तो हम क्रिया के अंत में यस या ईएस जोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद जो भी बचा अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द जो भी बचे उसे हम लिख देंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे अगर वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक है तो। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हम यस जोड़ें,
कहाँ पर एस जोड़ें, ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो जिन वर्ब्स यानी क्रियाओं के अंत में आपको यस, डबल एस, यस एच, सी एच, एक्स, ओ, टी एच ये देखने को मिलेगा, उसके अंत में हम ई एस जोड़ेंगे। जैसे गो है, गो के अंत में क्या आया, ओ आ रहा है, तो इसमें हम ई एस जोड़ेंगे, ये गोज हो जाएगा। और जैसे अगर लिखा है प्ले, तो इसके अंत में इन सब में से कोई नहीं आ रहा, तो हम केवल यस जोड़ देंगे, ये प्लेज हो जाएगा। आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल, ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह दौड़ता है, वह एक वचन है, तो कर्ता कैसे हम पहचानेंगे, कौन दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्या करता है, दौड़ता है, तो रन्स हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ही रन्स हो गया। अगला है, वह गाना गाती है, तो पहले हम क्या लिखें, मान लो हमें नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हम क्वेश्चन करेंगे कौन गाना गाती है, वह गाना गाती है, तो वह के लिए स्त्रीलिंग है इसलिए सी हो जाएगा। अब गाना गाती है, तो गाना के लिए सिंग्स हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है तो यस जुड़ गया। क्या गाती है, गाना गाती है, तो आ सॉन्ग हो गया। उसी प्रकार रमेश अपने घर जाता है, तो रमेश गोज टू हिज होम, वह खाना बनाती है, सी कुक्स द फूड। सब्जेक्ट पहचानने की आप ट्रिक समझिए कि हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन, कौन या किसने, जो उत्तर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। आइए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर अपने के लिए क्या लगता है, तो आइए समझ लेते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब अपना शब्द आ जाए, तो अगर करता ही है तो उसके साथ हिज लगेगा, सी है तो हर लगेगा, आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, यू के लिए योर लगता है, वी के लिए और लगता है, दे के लिए दियर लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा है रमेश अपने घर जाता है, तो अगर कोई नाम है और वो पुरुष है तो वो सब्जेक्ट ही माना जाता है, आप ऐसा सोच लीजिएगा। और उसके लिए अपने के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं दूसरा नियम, आई, वी, यू, दे तथा अन्य बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पहले हम जोड़ते थे, और अगर कर्ता बहुवचन है तो हम यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, और कोई अंतर नहीं। जैसे मैं सेब खाता हूँ, तो कौन सेब खाता है, मैं, तो आई हो गया। मुख्य क्रिया हम कैसे पहचानेंगे, तो जो क्रिया सबसे अंत में आएगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी, वही होती है मुख्य क्रिया। तो खाना के लिए हो जाएगा ईट, और एन एप्पल, हम अपना काम करते हैं, वी डू अवर वर्क, हमने भी बताया ना कि वी के साथ अपना के लिए और लगता है। तुम रोज स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल डेली, वे तुमसे मिलना चाहते हैं, दे वांट टू मीट यू। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, जिसके बीच में नहीं शब्द आता है। तो पहले हम नियम समझ लेते हैं, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के साथ कर्ता के तुरंत बाद डज नॉट तथा मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर एक वचन कर्ता है और वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है, तो हम कर्ता के तुरंत बाद डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि अभी हम करते आ रहे थे कि अगर एक वचन हो तो यस या ईएस लगाते थे, अब हम नहीं लगाएंगे। फार्मूला देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद डज नॉट लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और अब यस या यस नहीं लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो बचा है अदर वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आइए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है, वह अपना काम नहीं करता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखे, वह के लिए ही लिखे, एक वचन है इसलिए डज नॉट लगा दिए। फिर क्या दिया है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या होती है, सबसे अंत वाली, करता है, करना के लिए हमने डू लगा दिया, और अपना यहाँ पे ही है तो अपने के लिए हमने हिज लगा दिया, और काम के लिए हमने वर्क लिख दिया। तो हो गया ट्रांसलेशन। रमेश रोज स्कूल नहीं जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रमेश, एक वचन है तो डज नॉट, जाना के लिए गो लग गया, और कहाँ नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, तो गो टू स्कूल, और अंत में अदर वर्ड क्या बचा, रोज, और रोज के लिए हम लिख दिए डेली। अगला है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं पढ़ाता है, तुम्हारा बड़ा भाई, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट योर एल्डर ब्रदर। एक वचन है इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट लगा दिए, और पढ़ाना का टीच होता है, किसे नहीं पढ़ाता, तुम्हें, तुम्हें का होता है यू। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के तुरंत बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कोई अंतर नहीं, अगर एक वचन है तो निगेटिव बनाते समय डज नॉट, और अगर बहुवचन है तो हम डज नॉट की जगह पर डू नॉट लगा देंगे। बाकी पूरा नियम बिल्कुल पहले की तरह। जैसे एग्जांपल देखें, हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू अवर स्कूल। अंतर क्या आया,
अगर ये हमारा बहुवचन है तो हमने यहाँ पर डज नॉट की जगह पर डू नॉट लगा दिया, बाकी नियम पूरा सेम है। तुम मुझे कहानियाँ नहीं सुनाते हो, यू डू नॉट टेल मी स्टोरीज। मैं एक कलम नहीं खरीदता हूँ, आई डू नॉट बाई अ पेन। तुम रोज नहीं नहाते हो, यू डू नॉट बाथ डेली। अगर यही एक वचन होते सब्जेक्ट ये सभी तो हम डू नॉट की जगह पर डज नॉट लगा देते। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो कर्ता के तुरंत बाद नेवर का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्ता या सब्जेक्ट एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग भी करते हैं। अब आप समझिए, जैसे लिखा है तुम क्रिकेट कभी नहीं खेलते हो, अगर वाक्य के बीच में हमें कभी नहीं शब्द मिल जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम ना तो डज नॉट लगाएंगे और ना ही डू नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे। किसका? नेवर का, NEVER, नेवर का। और एक यहाँ पर पॉइंट है कि अगर कर्ता एक वचन हो, जैसा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले नियम में ही पढ़ा है कि अगर कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस हम फिर से जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है तुम क्रिकेट कभी नहीं खेलते हो, यू, और उसके बाद हमने डू नॉट डज नॉट नहीं लगाया, क्या लिखा? नेवर। प्ले क्रिकेट, हमने प्ले के अंत में यस या ईएस नहीं लगाया क्योंकि जो यू है ये बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है। वह यहाँ कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स हियर। अब यहाँ पर हमने नेवर लगाया और ही एक वचन है इसलिए हमने यहाँ पर ES जोड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं वे तुम्हें कभी नहीं पीटते हैं, दे नेवर बीट यू। अब यहाँ पर दे बहुवचन है तो हमने बीट के अंत में यस या यस नहीं लगाया। राम कभी झूठ नहीं बोलता है, राम नेवर टेल्स अ लाई। राम यहाँ पर एक वचन है इसलिए हमने क्रिया के अंत में यस या यस लगा दिया। तो आप समझ गए होंगे नेवर का प्रयोग भी। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बिल्कुल आसान वाला देखते हैं। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो कर्ता के अनुसार डू या डज को सबसे पहले लिखा जाता है। तो अगर जैसे यहाँ पर दिया है क्या हम रोज नहाते हैं, क्या लक्ष्मण अपने कपड़े धोता है, क्या वह मैदान में दौड़ता है। तो इस प्रकार अगर हमें किसी वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द देखने को मिले तो हम कर्ता के अनुसार डू या डज को पहले लिखेंगे। अर्थात अगर कर्ता एक वचन है तो हम डज को पहले लिखेंगे और अगर कर्ता बहुवचन है तो हम डू को पहले लिखेंगे। फार्मूला देख लीजिए, सबसे पहले हम डू या डज को लिखेंगे कब? अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे जो भी बचा है। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप नोट कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। और अब हम क्रिया के अंत में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में यस या ईएस नहीं लगता है। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है क्या हम रोज नहाते हैं, तो क्या वाक्य के प्रारंभ में आया, हम सब्जेक्ट पहले पकड़ेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हम। अब ये एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये बहुवचन है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वी लिखे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेथ लिखे, उसके बाद अदर वर्ड हमारा क्या बचा? डेली बचा। हो गया ट्रांसलेशन। दूसरा है क्या वह मैदान में दौड़ता है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वह है और यह एक वचन है इसलिए हमने डज को पहले लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन इनटू द फील्ड। अगला है क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है तो डू पहले लिखा गया, डू आई टीच यू इंग्लिश। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या लक्ष्मण अपने कपड़े धोता है, तो लक्ष्मण एक वचन है तो डज पहले लिखे। लक्ष्मण वाश, वाश मतलब धोना होता है, हिज क्लॉथ्स। क्या लड़के परीक्षा की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर लड़के अर्थात बॉयज़ बहुवचन है इसलिए यहाँ पर डू पहले लिखा गया। डू बॉयज़ प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब होता है तैयारी करना, फॉर द एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा की। क्या वे बाजार जाते हैं, वे बहुवचन में आता है इसलिए हमने यहाँ पर डू पहले लगाया। सब्जेक्ट दे हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, गो टू मार्केट, ये भी हो गया ट्रांसलेशन। तो आप ये नियम अच्छे समझ गए होंगे कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो हम डू या डज को पहले कर देते हैं उठा के, बाकी शेष नियम पहले जैसा कोई फर्क नहीं है। तो अब हम देखते हैं नियम नंबर 2 इंट्रोगेटिव का ही। यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं।
तो हमने अभी तक पढ़ा जैसे कि अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो हम डू या डज को पहले कर देते हैं, लेकिन अगर वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये शब्द आ जाएं तो हम डू या डज को तो पहले लिखेंगे ही कर्ता के अनुसार, उसके भी पहले हम इन शब्दों की अंग्रेजी लिख देंगे जो वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आया है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। तुम अपने परिवार के लिए क्या करते हो। अब ये जो क्या शब्द आया है ये यहाँ पर वाक्य के बीच में आया है, शुरू में नहीं आया। तो जब बीच में आया है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है उसे हम सबसे पहले लिख देंगे व्हाट। अब जैसा हमने अभी इंट्रोगेटिव में पहला नियम पढ़ा कि कर्ता के अनुसार डू या डज को पहले कर देते हैं, उसी तरह आपको पूरा ट्रांसलेशन कर देना है। यहाँ पर यू बहुवचन है इसलिए हमने डू पहले लगा दिया, फिर कर्ता यू और फिर ये वाला जो डू है वो करना के लिए आया है। डू मतलब करना, फॉर योर फैमिली, व्हाट डू यू डू फॉर योर फैमिली। अगला है वह यहाँ क्यों आता है। अब ये क्यों शब्द बीच में आया तो हमने व्हाई को पहले लिख दिया, व्हाई मतलब क्यों होता है। अब कर्ता अब एक वचन है इसलिए हमने डज लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हियर, व्हाई डज ही कम हियर। अगला है वे कहाँ रहते हैं, तो कहाँ की मीनिंग होती है व्हेयर। अब वे बहुवचन है इसलिए हमने डू लगा दिया और दे लिव, व्हेयर डू दे लिव। चौथा है तुम वहाँ कब जाते हो, तो कब की मीनिंग होती है व्हेन। अब तुम बहुवचन है इसलिए हमने डू लगाया, उसके बाद यू गो टू देयर। हमने जो फार्मूला भी पहले देखा था सेम वही फार्मूला है, केवल अंतर सिर्फ इतना है कि डू या डज के पहले भी हमें इन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देनी है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हेयर, ये सब की अंग्रेजी पहले लिखनी है। बाकी नियम हमारा नियम नंबर 1 की तरह ही है, जैसे हमने भी पढ़ा था कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो हम डू या डज को पहले लिखते हैं, ये तो हमने समझा। लेकिन अगर वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये शब्द आ जाए, बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो नियम नंबर 1 को तो फॉलो करते ही हैं, उसके पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर व्हाट पहले लिखा है, व्हाई पहले लिखा है, व्हेयर पहले लिखा है, व्हेन पहले लिखा है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा क्रिया के अंत में यस या ईएस लगा देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो आप समझिए कि हु को एक वचन माना जाता है इसलिए मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं तथा डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इसे नियम नंबर 1 अफर्मेटिव से रिलेट कीजिए, वहाँ पर ही हमने पढ़ा था कि डू या डज का प्रयोग नहीं होता था और क्रिया के अंत में यस यस जोड़ते थे जब वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन का होता था। तो और यहाँ पर भी ये कह रहा है कि हु को एक वचन माना जाता है इसलिए हम क्रिया के अंत में यस या यस जोड़ देंगे और डू या डज का प्रयोग भी नहीं करेंगे। आप फार्मूला समझिए, सबसे पहले हु को लिखेंगे हम, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे और यस या ईएस जुड़ेगा ही क्योंकि हु जो होता है वो एक वचन ही माना जाता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब यहाँ पर जो कौन शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। हु को हमने सबसे पहले लिखा। अब इसके बाद हमें डू या डज का प्रयोग नहीं करना है, इसका ट्रांसलेशन हमें अफर्मेटिव के नियम नंबर 1 के अनुसार करना है। जैसा कि हम पढ़ते थे कि एक वचन सब्जेक्ट हो तो हम क्रिया के अंत में यस या यस जोड़ देते थे और तब हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते थे। तो हु सबसे लास्ट वाली क्रिया मेन वर्ब होती है पढ़ाना, टीचेज हो गया, ऑब्जेक्ट कौन है यू, फिर इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। यहाँ रोज कौन आता है तो हु क्रिया उठाइए, कम्स हो गया, हियर डेली। तो जब हु अर्थात कौन शब्द बीच में आए तो आपको यस या यस जोड़ना ही है। आपको ये नहीं ढूंढना कि सब्जेक्ट एक वचन है कि वो वचन, क्योंकि हु एक वचन ही माना जाता है। रमेश को कौन मारना चाहता है, हु वांट्स टू किल रमेश, ये भी ट्रांसलेशन हो गया। आप फार्मूला अच्छे से समझिए, आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यदि वाक्य के बीच में कितना या कितनी शब्द आए तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो जो कितना कितनी आता है उसके बाद जो हमें नाउन देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है तुम कितनी पेन खरीदते हो, तो कितनी के बाद क्या आया, पेन आया। और अगर हम यहाँ पर देखा जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है तुम कितना दूध पीते हो, तो कितना के बाद क्या आया, दूध आया। तो यहाँ पर जो पेन शब्द है इसे हम गिन सकते हैं, पेन को गिना जा सकता है इसीलिए इसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जो दूध है इसे गिना नहीं जा सकता, इसे मापा जाता है।
तो इसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल। तो कितना कितनी शब्द जब वाक्य के बीच में आए तो काउंटेबल नाउन के लिए अर्थात उसके बाद जो शब्द आया है वो अगर वो गिना जा सकता है तो हम कितना या कितनी की जगह पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हाउ मेनी का। और अगर कितना या कितनी के बाद जो नाउन आया है उसे गिना नहीं जा सकता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिए, तथा इनके साथ आए नाउन को सबसे पहले लिखते हैं। अब आप कहेंगे इसमें फार्मूला नहीं है, तो नियम वही है जैसा कि हम इंट्रोगेटिव में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो डू डज को पहले कर देते हैं। हमने उसके बाद पढ़ा कि अगर वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे आ जाए तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या, कब, कहाँ, कैसे की जगह पर कितना कितनी आया है और इसकी मीनिंग आपको बता ही रहे हैं हाउ मेनी और हाउ मच होता है, आपको इसको पहले लिख देना है और इनके साथ आए नाउन को भी पहले लिख देना है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला ट्रांसलेशन दिया है, तुम कितनी पेन खरीदते हो, तो यहाँ पर कितनी शब्द बीच में आया, इसके तुरंत बाद आया है पेन। पेन को गिना जा सकता है, काउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हाउ मेनी। और इसके बाद जो शब्द आया है पेन, उसको भी हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी पेन्स। उसके बाद अगर कर्ता बहुवचन है तो हमने डू लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब बाई। हाउ मेनी पेन्स डू यू बाई। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, वह रोज कितनी किताब पढ़ता है। तो वाक्य के बीच में कितनी शब्द आया और उसके तुरंत बाद क्या है, कितनी किताब। तो आप ये पूरा पकड़िए, कितनी किताब, तो किताब को गिना जा सकता है तो हाउ मेनी लिखेंगे। उसके बाद तुरंत बुक्स लिखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। तो हाउ मेनी बुक्स डज ही रीड डेली। तो आप यहाँ पर समझिए कि कितना कितनी की मीनिंग तो पहले लिखेंगे ही, उसके तुरंत बाद जो शब्द आ रहा है उसकी मीनिंग भी सबसे पहले लिखेंगे। मैं रोज कितने फूल तोड़ता हूँ, कितने फूल, पूरे की मीनिंग क्या होगी, हाउ मेनी फ्लावर्स। हाउ मेनी क्यों, क्योंकि फूलों को गिना जा सकता है, तो हाउ मेनी फ्लावर्स। सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो हम यहाँ पर डू लिख दिया, फिर सब्जेक्ट आई प्लक डेली। प्लक मीन्स फूल तोड़ना होता है, तो हो गया हाउ मेनी फ्लावर्स डू आई प्लक डेली। अब यहाँ पर सोचेंगे कि फूल की मीनिंग तो नहीं लिखा है, कितने फूल तोड़ता हूँ, तो प्लक मतलब फूल तोड़ना ही होता है। जैसे अब हम आगे समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पर लिखा है वह रोज कितना खाना खाता है, पूरा पकड़िए आप, कितना खाना, तो खाना को गिना नहीं जा सकता, तो इसकी मीनिंग होगी हाउ मच फूड। उसके बाद सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाए, सब्जेक्ट ही, फिर ईट डेली, तो हाउ मच फूड डज ही ईट डेली। तुम कितना दूध पीते हो, कितना दूध तो क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क, क्योंकि दूध तो गिना नहीं जा सकता। फिर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम डू लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब ड्रिंक। वह कितनी चाय पीती है, कितनी चाय का क्या होगा, हाउ मच टी, क्योंकि चाय को भी गिना नहीं जा सकता। और उसके बाद सब्जेक्ट एक बचा है तो डज लगा दिए, शी हो गया। और चाय पीने के लिए हम टेक शब्द का प्रयोग करते हैं। आप याद रखिएगा, आप ड्रिंक में ना लगाइएगा, क्योंकि चाय पीने के लिए टेक शब्द का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। रूल नंबर 4, यदि वाक्य के बीच में कौन सा या कौन सी शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी तथा इसके साथ आए नाउन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसा कि भी हमने पढ़ा कितना कितनी वाला कि हाउ मच हाउ मेनी को तो पहले लिखते ही हैं, उसके बाद जो शब्द आया है उसकी मीनिंग भी उठा के पहले कर देते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा है व्हिच। अब यहाँ पर चाहे कौन सा शब्द आए या कौन सी शब्द आए उसके लिए व्हिच शब्द का ही प्रयोग होगा। उसके तुरंत बाद नाउन, फिर डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे, अगर एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो कौन सी किताब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हिच बुक, हमने पहले पूरा लिख दिया। सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगा दिया, फिर यू, फिर उसके बाद रीड, सिंपल सा। आप फार्मूला याद रखिए, फार्मूला से ही ट्रांसलेशन पूरा होगा। जैसे तुम कौन सा फूल तोड़ना चाहती हो, तो कौन सा फूल, तो हमने बताया अगर कौन सा शब्द बीच में आए तो उसकी मीनिंग और उसके साथ आए नाउन की मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो कौन सा फूल का क्या हो जाएगा, व्हिच फ्लावर। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर बहुवचन है तो हमने डू लगा दिया, उसके बाद तुम का यू होता है और चाहना का वांट होता है, और यहाँ पर टू प्लक। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इसमें जो तोड़ना शब्द आया है इसके लास्ट में हमको ना देखने को मिला है। तो अगर किसी क्रिया के अंत में ना, नी, ने आए तो उसके पहले हम टू लगा देते हैं, उसीलिए यहाँ पर लिखा है व्हिच फ्लावर डू यू वांट टू प्लक। अगर किसी क्रिया के अंत में ना, नी, ने आया है तो उसके
पहले हम टू का प्रयोग करते हैं और वाक्य के सबसे अंत में जो क्रिया होती है वही होती है हमारी मेन वर्ब, जो कि यहाँ पर फार्मूला में लिखा है, जिसका हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अगला है यहाँ पर, वह कौन सी पेन खरीदना चाहता है। विच पेन, सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट ही वांट टू बाई। जैसे यहाँ पर खरीदने के लास्ट में ना आया ना, तो हमने बाई के पहले टू लगाया है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो जब वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तो सब्जेक्ट यानी कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। अब ये जो नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम नंबर 1 से लेकर हर जगह फॉलो किया जाएगा कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, चाहे वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए, चाहे बीच में क्या शब्द आए, चाहे कितना कितनी आए या कौन सा आए, तो अगर वो निगेटिव भी है तो हम कर्ता के बाद ही नॉट लगाएंगे। जैसे क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है, तो क्या वाक्य के प्रारंभ में आया, तो हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, तो हमने पहले डज लिखा क्योंकि एक वचन है, उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखा और उसके तुरंत बाद हमने नॉट लगा दिया, गो टू स्कूल डेली। और आप पहले का नियम तो पढ़े ही हैं, तुम रोज क्यों नहीं पढ़ते हो। अब यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आया तो वाई पहले लगा दिए, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लिखा, सब्जेक्ट लिखा यू और सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट लगा दिया, रीड डेली। उसके बाद है राम तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाता है, तो क्यों की मीनिंग वाई, सब्जेक्ट राम हो गया, सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट लगा दिए, टीच यू हो गया। अब यहाँ पर आगे है क्या मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या वाक्य के प्रारंभ में आया है और ये बहुवचन है तो हमने डू लगा दिया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आई और सब्जेक्ट तुरंत बाद हम नॉट लगाया, उसके बाद वांट टू गो टू देयर हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हो सकता है हम पढ़ें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।